हेलो जी, नमस्कार, आदाब सबको। हमारा जो मास्टर कैडेट फिज़िक्स का सिलेबस है उसमें से हमारे 2 पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ऑप्टिक्स और क्वांटम के। आज हम नया जो पोर्शन है, नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। फर्स्टली हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट हम स्टैटिक्स करेंगे। क्लियर? ठीक है जी। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो स्टैंड्स फॉर हीट या टेम्परेचर और डायनेमिक स्टैंड फॉर मोशन। क्लियर? ठीक है। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट। जो थर्मोडायनेमिक्स वाली हमारे पास ब्रांच है फिजिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स वाली ब्रांच है फिजिक्स की, वो किससे डील करती है? ट्रांसफर ऑफ हीट और हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है जी। इसको जो ये वाली चीज़ है वहाँ पे हमारे पास पूछ सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किससे डील करती है। थर्मोडायनेमिक्स है वो किससे डील करती है, तो हमने मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट और हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। वो आपको ऑप्शन में कुछ भी उलझा कर कुछ भी पूछ सकते हैं, और हमने 2 चीज़ें ही मेनली याद रखनी है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट और हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? ठीक है जी। अब जब थर्मोडायनेमिक्स है, जैसे हमारे पास हमने मैकेनिक्स पढ़ी है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमारे पास वेरिएबल होती है एक्स वाई जेड, ठीक है, टी। और जो हमारे पास हमने क्वांटम पढ़ी है उसमें साई वेव फंक्शन आ जाता है। क्लियर? वैसे ही हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स वाली ब्रांच है, इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास कौन से 3 वेरिएबल्स होते हैं? वी नीड 3 वेरिएबल्स, दैट इज पी, वी एंड टी। जो हमारे पास मेन 3 वेरिएबल्स यूज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो कौन से हैं? पी, वी एंड टी, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्लियर? ठीक है जी। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जैसे हमारे पास मैकेनिक्स में हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं, वैसे इसमें भी हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज वो कौन सी इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्लियर? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। P stands for pressure, V stands for volume, N stands for मोल। ठीक है, मीन्स कितने मोल की गैस है। क्लियर? ठीक है। R हमारे पास कांस्टेंट है और T हमारे पास टेम्परेचर है। क्लियर? ठीक है जी। अभी तक हमने स्टडी किया है कि जो थर्मोडायनेमिक्स वाली ब्रांच है फिजिक्स की, वो किससे डील करती है? ट्रांसफर ऑफ हीट से डील करती है और हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी से डील करती है। इसको जो ये वाली ब्रांच है, इसको स्टडी करने के लिए हमें मेनली 3 वेरिएबल्स चाहिए, दैट इज पी, वी एंड टी। क्लियर? ठीक है जी। और इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है, गैस की इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है, वो कौन सी है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इक्वेशन इज फॉर एन मोल्स ऑफ गैस। दिस इक्वेशन इज फॉर एन मोल्स ऑफ गैस। क्लियर? ठीक है जी। अब हमारे पास इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, देखिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। फर्स्टली है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड है आइसोकोरिक, थर्ड है आइसोबारिक, फोर्थ है एडियाबैटिक, फिफ्थ है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। अभी इसमें जो क्या चीज़ कांस्टेंट है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है हमने। ठीक है जी। जैसे पी, वी एंड टी हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है। इन तीनों में से कौन कौन से वेरिएबल किस में कांस्टेंट रहेंगे वो देखना है, और ये सब इनके नाम में ही छुपा हुआ है। ठीक है। जैसे देखिए आइसोथर्मल है। ठीक है जी। आइसोथर्मल, थर्मल स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। ठीक है जी। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है जी। इसमें हमारे पास थर्मल स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? टी कांस्टेंट होगा। ठीक है जी। आइसोकोरिक में हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसोबारिक में हमारे पास क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है जी। क्लियर हो गया? आइसोथर्मल में टेम्परेचर, कोरिक स्टैंड फॉर वॉल्यूम कांस्टेंट है, बारिक स्टैंड फॉर प्रेशर कांस्टेंट होगा। क्लियर? ठीक है जी। अब इसमें जो एडियाबैटिक है, इसमें हमारे पास क्या है? हीट है, वो कांस्टेंट रहेगी। बीके मीन्स क्या कहते हैं, जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी एडियाबैटिक में। क्लियर है? ठीक है जी। ना तो हीट बाहर जाएगी, मतलब जो भी हम सिस्टम लेंगे, ठीक है, सिस्टम का सराउंडिंग से कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द in between system and surroundings।
क्लियर। और साइक्लिक प्रोसेस क्या है, साइकिल से लेके के साइकिल, देखो साइकिल क्या गोल गोल घूमता है, ठीक है। अगर एक वहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर फिर वो रिपीट हो जाता है, ठीक है जी। जैसे हमारे पास ये चीज़ ले लिए, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है, जब ये घूमेगा फिर इस पॉइंट के ऊपर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही साइक्लिक प्रोसेस में होता है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर हमारे पास जो सिस्टम, ठीक है, उसी स्टेट पे दोबारा आ जाए, सिस्टम उसी स्टेट में दोबारा आ जाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। सिस्टम ए से बी की तरफ गया, फिर बी से ए की तरफ गया, ए पॉइंट पे वो वापस दोबारा आ गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर, ठीक है जी। अब हम जब इसको जो इसके आर्टिकल्स वगैरह या कुछ करते हैं तो हम किन चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं और किन चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं, ये देखते हैं। कहते हैं हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जो हीट अब्जॉर्ब करता है सिस्टम उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम वो क्या होता है, नेगेटिव। देखो अगर हम कुछ चीज़ ले रहे हैं किसी से, ठीक है, अगर हम कुछ चीज़ ले रहे हैं किसी से तो वो पॉजिटिव है, अगर किसी को दे रहे हैं तो वो नेगेटिव है। हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, अगर हमने पैसे लिए तो हम खुश हो गए, पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अगर हमने किसी को पैसे दे दिए तो वो क्या होगा, हम दुखी हो गए, तो क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। एनर्जी, अगर हमने कुछ लिया, हम खुश हो गए, हमारी एनर्जी का लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो चीज़ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हमने किसी को चीज़ दिया, वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो वो हम क्या हो गए, दुखी हो गए, हमारा एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वो जो चीज़ है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इट मीन्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ने खुद काम किया है, देखिए अगर हमने खुशी से काम किया है, ठीक है, तो हम खुश होंगे। अगर हमारे पास धक्के से कोई काम करवा रहा है तो वो चीज़ क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर, ठीक है जी। वर्क डन बाय द सिस्टम तो क्या होगा, पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर किसी के ऊपर काम हो रहा है तो वो क्या है, नेगेटिव है। क्लियर, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमारे पास दो चीज़ों से है, दो चीज़ों का हमारे पास सम है इंटरनल एनर्जी किसका सम है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आगे ये देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, वॉल्यूम का फंक्शन है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इंटरनल एनर्जी हमारे पास दो चीज़ों की एनर्जी का सम है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मीन्स गैस है, गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव भी कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, तो उनकी क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और वो किसी ना किसी पोजीशन पे है तो उनकी क्या है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, वॉल्यूम का फंक्शन है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। क्लियर, ठीक है जी। और जब हम गैस की बात करते हैं तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 3/2 kT। जो काइनेटिक एनर्जी की होती है हमारे पास गैस की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो उसका हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 3/2 kT। क्लियर, ठीक है जी। अब हम जब ये वाले प्रोसेसेस करते हैं, आइसोबोरिक, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, गैस पे या तो वर्क करते हैं या गैस से वर्क करवाते हैं, ठीक है। मीन्स गैस को हम एज अ सिस्टम लेते हैं, कभी सिस्टम के ऊपर हम वर्क करते हैं और कभी सिस्टम से वर्क करवाते हैं। तो उस केस में जब हमारे पास गैस है जो वर्क करती है तो उसमें वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, P/dV। इंटीग्रेशन में क्या होता है, PdV। और अगर हम इसका जो प्रेशर है और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास जो ग्राफ आता है, ठीक है, ग्राफ में से हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से तो हमने निकाल ही लिया, ठीक है। और जब हम ग्राफ से निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर PV डायग्राम। जैसे कुछ भी हमारे पास एरिया ये आ गया, कोई भी ग्राफ आ गया, तो जो इसके बीच में जो एरिया हमारे पास होगा, ठीक है,
जो ग्राफ के अंडर एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन होगा। क्लियर। ये सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास पीवी डायग्राम है तो उसमें एरिया कैसे निकालते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम। एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द गैस एंड बाय द गैस। वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से डिफर कर लेते हैं। क्लियर जी। ठीक है जी, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 3/2 kT। और वर्क डन हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आती है, PdV और एरिया अंडर द PV डायग्राम। क्लियर। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल, इसमें दो प्रोसेस को मेनली हम स्टडी करते हैं, एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एक हमारे पास क्या पढ़ते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है जी। हमारे जो सिलेबस में है वो हमारे पास दो ही है, एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में हमारे पास क्या रहता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है जी। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, इसकी इक्वेशन को हम सीधा लर्न करेंगे। इसकी इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1V1 इज इक्वल टू P2V2। दिस इज द इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। और जब हम इसका वर्क डन निकालते हैं इंटीग्रेशन करके, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 2.303 RT log बेस 10 P1/P2 और V2/V1। V2/V1 आता है और इस इक्वेशन से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, P1/P2। क्लियर। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है। और लिख भी सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है जी। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और P1V1 इज इक्वल टू P2V2। और जब हम वर्क डन निकालते हैं तो वो क्या आता है, 2.303 RT log V2/V1 और P1/P2। क्लियर। ठीक है जी। और इसका जब हम PV डायग्राम लेते हैं, ठीक है, PV डायग्राम में इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, dP/dV क्या आता है हमारे पास, -P/V। जो इसका स्लोप आता है ग्राफ का वो क्या होता है, dP/dV इज इक्वल टू -P/V। क्लियर। ठीक है जी। वैसे ही हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या है, PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसकी 3 इक्वेशन आती है हमारे पास, बस एक लर्न कर लीजिए। अगर तीनों की तीनों लर्न करनी है तो आपको पेपर में इसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगर नहीं होता लर्न तो एक ही कर लीजिए लर्न, यहाँ पे P और V की वैल्यूज पुट करके देख लेंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T इंटू V पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और P और T की टर्म में क्या आएगी, P पावर गामा -1 ओवर T पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर। ठीक है जी। और इसमें जो हमारे पास स्लोप आता है वो क्या आता है, -γ/P/V। देखिए जो हमारे पास वो वाला था आइसोथर्मल प्रोसेस था, उसमें dP/dV क्या था, -P/V था ना। ठीक है जी। और इसमें क्या है, माइनस, इसके साथ गामा इंक्लूड हो गया हमारे पास। क्लियर। ठीक है जी। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास वर्क डन क्या आता है, R इंटू T1 माइनस T2 ओवर गामा -1। गामा हमारे पास क्या होता है, गामा इज अ रेशियो ऑफ CP/CV। गामा इज अ रेशियो ऑफ CP/CV। क्लियर। एडियाबैटिक और इसको आइसोथर्मल वाले को जो इक्वेशंस है वो इनको कंपेयर करके पढ़ना है। ठीक है, ताकि हमें आसानी से लर्न हो सके। क्लियर जी। ठीक है। इनको एज इट इज़ भी पूछ सकते हैं पेपर में, तो इसको माइंड में रखिए, इसको 3-4 बार लिख के देखिए ताकि आपके दिमाग में रहे। क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं। ठीक है, A, B और C। ठीक है जी। A, B और C कहते हैं A और B भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। A, B और AC, A, B थर्मल इक्विलिब्रियम है और AC भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर। ठीक है जी। तो अगर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास A, B और AC थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जीरोथ लॉ कहता है B और C ऑब्वियसली क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे।
क्लियर, ठीक है जी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, अगर ए बी और ए सी हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली बी और सी भी क्या होंगे, हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कहते हैं अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं, अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, जो एनर्जी देते हैं वो किस किस में यूज़ होती है, एक तो काम करने में यूज़ होती है, एक और बाकी जो एनर्जी बच जाती है वो उसकी क्या हो जाती है, एज अ इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है जी, जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, जो फूड खाया हमने उससे हमें एनर्जी मिली, कुछ एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी और कुछ एनर्जी हम काम करने में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, वैसे ही हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जो हीट दी गई है सिस्टम को वो किन दो पार्ट्स में हमारे पास होती है यूज़, एक तो वर्क डन करने में प्लस उसकी इंटरनल एनर्जी जो भी सिस्टम है, और डी डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी डी वी। क्लियर, ठीक है जी। ये वाले जो रिलेशन थे ये तो हमने कर ही लिए डिस्कस। अब ये हमारे पास क्या है, ये तो कर लिए। एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सी वी और सी पी का फॉर्मूला है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डी यू क्या होता है, जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस क्या था कि उस जिस पॉइंट से चले हैं उसी पॉइंट पे दोबारा आ गए, सिस्टम जो इनिशियल स्टेट से चला था उसी स्टेट पे दोबारा वापस आ गया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। और उस केस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो। डी यू इज इक्वल टू ज़ीरो साइक्लिक प्रोसेस के लिए, जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ गए, जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ गए। ठीक है जी, तो उसके लिए हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। डी यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। और गामा हमने ऊपर एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा की बात की थी, गामा क्या था, सी पी बाई सी वी, और सी पी और सी वी में क्या रिलेशन होता है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सी पी क्या है हमारे पास और सी वी क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सी वी क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है जी, आर तो हमें पता है कांस्टेंट है, 8.31 पर मोल। ठीक है जी, सी वी का और फॉर्मूला क्या है, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सी पी का क्या फॉर्मूला है, डी क्यू बाई डी टी, और सी पी को क्या लिख सकते हैं, अगर पार्शियल की फॉर्म में लिखते हैं तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है जी, क्लियर। सी वी में क्या है, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सी पी में क्या है, डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास कैल्विन की स्टेटमेंट है, वो क्या कह रहा है, कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी बाय कूलिंग अ बॉडी बिलो द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, तो कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी बाय कूलिंग अ बॉडी बिलो द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। मतलब मान लो हमारे पास जो टेम्परेचर है सराउंडिंग्स का, ठीक है, वो 25 या 30 है, ठीक है, और हमने जो सिस्टम है उसकी एनर्जी 15 कर दी। ठीक है, जो सराउंडिंग्स है उसकी एनर्जी 30 है, सिस्टम की हमने 15 कर दी, तो उससे एनर्जी ऑब्टेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी बाय कूलिंग अ बॉडी बिलो द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। जो सराउंडिंग्स हैं इन्वायरमेंट से हमने क्या कर दिया, उसकी एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो वो सिस्टम से हम एनर्जी नहीं ले सकते। ठीक है जी, कहते हैं और भी क्या कह सकते हैं, कहते हैं अ हीट इंजन कैन नॉट वर्क इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज सेम एज दैट ऑफ द सिंक। अगर हमारे पास सेम सोर्स और सिंक का जो हमारे पास जो टेम्परेचर है उसको अगर सेम कर दें तो हमारे पास ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। देखिए, पॉसिबल करने के लिए, काम करने के लिए किसी भी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ही। ठीक है, अगर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है, अगर सोर्स की एनर्जी सिंक के बराबर ही हो गई तो फिर सोर्स हमारे पास काम कैसे करेगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कैल्विन सर ने कहा था।
ठीक है जी। नेक्स्ट है क्लोशियस स्टेटमेंट, कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर। कहते हैं अगर हम किसी भी मशीन का, सेल्फ एक्टिंग मशीन है हमारे पास, मतलब खुद काम कर रही है, ठीक है, उससे अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, हमने कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी नहीं ली है, मतलब मीन्स हम बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो कहते हैं ये मुश्किल है टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम बॉडी एट लो टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर। एक मान लीजिए हमने एक बॉडी लो टेम्परेचर पे, एक हायर टेम्परेचर पे है, तो लोअर से हायर में हमने हीट ट्रांसफ़र करनी है, तो वो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से नहीं हो सकता। क्लियर, ठीक है जी। तो हमारे पास जो ये वाली दो स्टेटमेंट्स है, क्लोशियस स्टेटमेंट एंड केल्विन स्टेटमेंट, वही हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ठीक है जी। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, दी एरिया अंडर द इंडिकेटेड डायग्राम गिव्स हीट गेंड, ए ऑप्शन है हीट गेंड और लॉस बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, सी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, नन ऑफ अबव। तो हमने एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, इंडिकेटेड डायग्राम क्या होता है, पीवी डायग्राम ही होता है, ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन, दैट इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस इन विच द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, किसके लिए हमारे पास हीट कंटेंट है सिस्टम का कॉन्स्टेंट रहता है, तो हीट कंटेंट हमारे पास कॉन्स्टेंट रहता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, आइसोबैरिक, बी ऑप्शन है आइसोकोरिक, सी ऑप्शन है आइसोथर्मल, डी है नन ऑफ अबव। तो इनमें से हमारे पास कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि हीट कंटेंट हमारे पास किसका सेम रहता है, आइडियाबैटिक का। क्लियर, ठीक है जी। सेवन्थ क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, किसके लिए हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वो तो आपको पता ही है, आइसोकोरिक के लिए, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, आइसोकोरिक, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स फ्रीली in a perfectly rigid and insulated cylinder, which of the following parameters connected with it varies। कहते हैं एक आइडियल गैस है वो एक्सपैंड कर रही है फ्रीली इन अ रिजिड एंड इंसुलेटेड सिलेंडर के लिए कर रही है, तो इनमें से कौन सा पैरामीटर है वो वेरी नहीं करेगा। फर्स्ट है टेम्परेचर अकेला, सेकंड है इंटरनल एनर्जी अलोन, सी ऑप्शन है बोथ टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, डी है नाइदर टेम्परेचर नोर इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास इंसुलेटेड सिलेंडर लगा हुआ है परफेक्टली रिजिड, तो हमारे पास राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है जी। राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, बोथ टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। 11th क्वेश्चन देखिए, व्हेन हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हीट ऐड करते हैं सिस्टम में, देते हैं, तो इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, सी ऑप्शन है नाइदर इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज नोर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, डी ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज एंड ऑल्सो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। तो हमने पढ़ा है कि इसमें जब हम हीट ऐड करेंगे इनमें से कुछ भी नहीं होगा, ना तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी ना ही वर्क डन होएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन क्या है, कहते हैं इन विच प्रोसेस द इंडिकेटेड डायग्राम इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इट्स वॉल्यूम एक्सिस। कहते हैं पीवी डायग्राम है, उसमें से हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस है, ठीक है, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है, तो वो किस में हमारे पास पॉसिबल होगा, ठीक है जी। तो वो किस में हमारे पास पॉसिबल होगा, ऑब्वियसली किसके लिए पॉसिबल होगा, हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, ठीक है जी। पीवी डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस है, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है जी, वॉल्यूम एक्सिस के ये पैरेलल है, ये वॉल्यूम एक्सिस इसके पैरेलल है, तो जो हमारे पास ये किसके लिए होगा, ऑब्वियसली जिसके लिए हमारे पास वॉल्यूम तो चेंज करेगा ना, तो ये किसके लिए हमारे पास पॉसिबल होगा, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, जिसमें हमारे पास प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कहते किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो किसके लिए,
किस चीज़ के लिए कंजर्व रहता है? एनर्जी, मास, मोमेंटम और नन ऑफ वो। हम किसी भी लॉ की बात करते हैं तो ये तो हमारे पास श्योर है कि कोई भी लॉ है वो वायोलेट कर जाएगा अगर हमारे पास एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है। तो सभी के ऑलमोस्ट जो सभी लॉज हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सपोर्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज़ ए ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th क्वेश्चन, कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद, थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करती है? सबसे फर्स्ट हमने किया था मेजरमेंट ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, चेंज ऑफ स्टेट, नन ऑफ वर्क। देखिए इसमें मेजरमेंट ऑफ हीट देख, अगर हम ना इसको स्टडी करते तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको आता पेपर में तो आप क्या करते, चेंज ऑफ स्टेट भी लगा सकते थे, मेजरमेंट ऑफ हीट भी लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि हम हीट भी क्यों भी कैलकुलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और स्टेट की भी देखते हैं कि हमने सॉलिड से लिक्विड में होगी, लिक्विड से गैस में चेंज होती है। बट जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किससे मेनली कंसर्न करती है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट से, ठीक है जी। किससे डील करती है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट से। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन, क्लियर, ठीक है जी। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोथर्मल इज अ ग्राफ बिटवीन पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल जो ग्राफ होगा वो किस और किसके बीच में होता है हमारे पास? आइसोथर्मल ग्राफ किसके बीच में होता है? देखिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, पी, वी और टी। आइसोथर्मल के लिए टी तो कांस्टेंट ही हो जाता है, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो किस में आएगा, पी और वी में, क्लियर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सी आएगी, पी एंड वी, क्लियर, थैंक यू जी। और इसका थ्योरी का हाफ पार्ट हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट, और हाफ रह गया। और थर्ड वीडियो में हम जो मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQs कवर करेंगे, क्लियर, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, थैंक यू।